गुड मॉर्निंग बेटा आप सभी को। और मैं वेद सोनी। आज की क्लास में बेटा हम सीए फाउंडेशन का टॉपिक बीसी के जो हमारा चल रहा था, कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा? बीसी का चैप्टर 5 के 2 पार्ट हमने बेटा कंप्लीट कर लिए थे। इस पार्ट के अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको जानकारी दी थी। इस पार्ट के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, और थोड़ा सा बेटा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, जिसको हिंदी मीडियम में मौद्रिक नीति बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? मौद्रिक नीति। इन सभी चीज़ों को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, कि आपको इसके अंदर इतना सा भी डाउट ना रहे। तो बड़े ध्यान से बेटा आपको कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखना है। ये सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर मैं आपको समझा दूंगा ताकि फ्यूचर में आपको दोबारा दिक्कत ना आए। चलिएगा, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ बेटा बैंक रेट क्या होती है। क्या सिखाऊँ आपको? बैंक रेट क्या होती है। एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझते जाना बेटा। बैंक रेट क्या होती है? एक है आरबीआई, बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक, बैंकों का बाप कौन है बेटा? आरबीआई। और दूसरी साइड बेटा बहुत सारे छोटे छोटे बैंक, कमर्शियल बैंक, एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी एटसेट्रा, ये सारे क्या है? कमर्शियल बैंक है। जी सर। जब इन कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होता है अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपना काम चलाने के लिए, जब इनके पास पैसा कम हो जाता है तो ये लोग आरबीआई के पास जाते हैं। क्या करने के लिए? लोन लेने के लिए। लोन लेने के लिए आरबीआई के पास जाते हैं कि मालिक हमें लोन दे दो। अब आरबीआई इनको जब लोन देता है तो बदले में आरबीआई इनसे क्या चार्ज करता है? इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। इट मीन्स जब कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो जो लोन जिस रेट पे दिया जाता है, वो लोन जिस रेट पे दिया जाता है उसी रेट को बैंक रेट बोलते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सर ये तो हमने रेपो रेट पढ़ा था। रेपो रेट फिर क्या होता है बेटा? रेपो रेट और बैंक रेट के अंदर छोटा सा फर्क है, एक माइनर सा छोटा सा फर्क है जिसको बहुत सारे लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। जब ये कमर्शियल बैंक, ये वाले कमर्शियल बैंक से आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए लोन लेते हैं, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन दिया जाता है उसको बैंक रेट बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों रट लो, लॉन्ग टर्म लोन के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। लेकिन जब इन्हीं बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन नहीं चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म जैसे 1 हफ्ता, 2 वीक, 1 वीक, ऐसे अगर इनको लोन चाहिए, 10 दिन के लिए बस लोन चाहिए, 5 दिन के लिए लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए जब लोन इनको चाहिए होता है तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन दिया जाता है उसको बोला जाता है रेपो रेट। क्या बोला जाता है बेटा? रेपो रेट। अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से कि बैंक रेट क्या है और रेपो रेट क्या है। दोनों केस में कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, लेकिन अगर लोन लॉन्ग टर्म पर्पज से लिया जाता है तो उसको बैंक रेट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज किया जाता है उसको बैंक रेट बोलते हैं। लेकिन अगर लोन शॉर्ट टर्म लिया जा रहा है तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। जी सर, इसका मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का फर्क है, बाकी तो बैंक रेट और रेपो रेट एक ही बात थी। जी सर। सर एक बात बताओ, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट समझने के लिए पहले रेपो रेट पता होना चाहिए। क्या आपको रेपो रेट पता है? सर जी बिल्कुल पता है। रेपो रेट में भी काम किसके लिए होता था? शॉर्ट टर्म के लिए काम होता था। लोन लेने के लिए कौन जाता था? बैंक जाता था। अब ऐसा नहीं है रिवर्स रेपो में आरबीआई इनके पास लोन लेने के लिए आएगा। कई टीचर्स बेटा गलत पढ़ाते हैं, वो कहते हैं जब आरबीआई लोन लेने जाता है, अरे गधे, आरबीआई तो लोन लेने कभी जाता ही नहीं। सर फिर रिवर्स रेपो क्या होता है? अब बड़े ध्यान सुनना बेटा, करेक्ट क्या है? जब कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस में फ्लो होता है, एक्सेस फ्लो होता है किसका? मनी का, पैसे का ज़्यादा फ्लो होता है, तो आरबीआई इनको एक फैसिलिटी देता है, कि चाहे तो आप एक्सेस फंड मेरे पास डिपॉजिट करा सकते हैं, और डिपॉजिट कराने के बदले में पहली बात तो ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता। क्या होता है? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है। और इस शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के ऊपर मैं आपको कुछ इंटरेस्ट पे कर दूंगा।
कुछ इंटरेस्ट पे करूंगा। यहाँ पे आरबीआई इंटरेस्ट पे करता है, आरबीआई इंटरेस्ट पे करता है ये मान लिया, लेकिन आप कभी भी ये मत बोलना आरबीआई लोन लेने के लिए जाता है। ये तो एक फैसिलिटी है जिसके द्वारा कमर्शियल बैंक के पास अगर ज़्यादा पैसा हो शॉर्ट टर्म के लिए तो कुछ पैसा उठा के बैंक में जमा कराया जा सकता है आरबीआई के पास, ताकि वो उस पर लोन की इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट बैंकों को दे सके। इसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। लेकिन ध्यान रखना बेटा, चाहे रेपो रेट हो चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, ये दोनों शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए होते हैं। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं लगभग अप टू 2 वीक के लिए। जी सर। तो बेटा यहाँ से आप लोगों को क्लियर है, बैंक रेट मैं आपको समझा दिया, रेपो रेट मैंने आपको सिखाया, रिवर्स रेपो रेट मैंने आपको सिखाया। अब मैं आपको सिखाऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और एसएलआर और सीआरआर क्या होता है। चलिए बेटा ध्यान से सुनिएगा। मॉनेटरी एक ट्रम है, पहले मैं उसके बारे में बता दूं बेटा, एक ट्रम है एनटीडीएल। एनटीडीएल क्या आप लोगों को इस ट्रम के बारे में पता है? जी नहीं। थोड़ा सा मैं बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगा ताकि एसएलआर और सीआरआर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए बेटा। एनटीडीएल होता है बेटा नेट टाइम एंड डिमांड, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी। बैंकों में 2 टाइप के डिपॉजिट होते हैं बेटा, एक होते हैं टाइम डिपॉजिट, एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट 2 फॉर्म में हो सकते हैं, या तो सेविंग अकाउंट की फॉर्म में होते हैं या करंट अकाउंट की फॉर्म में होते हैं। डिमांड डिपॉजिट भी 2 फॉर्म में होते हैं, या तो आरडी रेकरिंग डिपॉजिट की फॉर्म में होते हैं या एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट की फॉर्म में होते हैं। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी, एफडी सबको इकट्ठा करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा टोटल डिपॉजिट। क्या बोलते हैं इसको? टोटल डिपॉजिट। ये बैंक की क्या है? लायबिलिटी है, ये पैसा बैंक को वापस करना है जो बैंक के पास डिपॉजिट के रूप में आया है। इसमें एसेट्स को अगर माइनस कर दिया जाता तो नेट एनटीडीएल नेट टाइम डिपॉजिट एंड लायबिलिटी आती है। सर एक बात बताओ, आप तो हमें सीआरआर पढ़ाने वाले थे, एसएलआर पढ़ाने वाले थे, फिर आप ये सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी, एफडी क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा ये इसी की परसेंटेज होती है, एनटीडीएल की परसेंटेज ही होती है सीआरआर और एसएलआर। कैसे? मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से समझते जाना। मैं वेद सोनी अगर पीएनबी बैंक, ये क्या है बेटा? एक कॉमर्शियल बैंक है, इसके अंदर पैसे जमा कराता हूँ 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। ये तो शायद बेटा आपको पता होगा, जितने भी बैंक से, चाहे वो पीएनबी है, चाहे एसबीआई है, चाहे एचडीएफसी है, सभी आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर काम करते हैं। किसकी गाइडलाइंस के अंदर काम करते हैं? आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर रहकर इनको काम करना होता है। तो आरबीआई की एक गाइडलाइन है, जब भी बैंक के पास कोई डिपॉजिट आएगा, जब भी बैंक के पास कोई डिपॉजिट आएगा, उसका सीआरआर की फुल फॉर्म बताओ? कैश रिजर्व रेशियो। उसका कुछ हिस्सा आप लोगों को मेरे पास डिपॉजिट कराना पड़ेगा कैश की फॉर्म में, जैसे इसका नाम बता रहा बेटा, कैश की फॉर्म में जमा कराना पड़ेगा। नॉर्मली ये सीआरआर चलती है 4 से 5% के आसपास। मान लेते बेटा इस एग्जांपल में ये 5% है। तो अगर मैंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराया तो बैंक वाले को, पीएनबी को 5% कितना होगा बेटा? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। मैं पीएनबी को कितने दे के आया था? मैं पीएनबी को दे के आया था पूरे 1 लाख रुपए। लेकिन अब पीएनबी के पास बचे कितने? 95,000 रुपये। सर 5,000 रुपये कहाँ गई? आरबीआई के पास डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। डिपॉजिट का वो मिनिमम परसेंटेज जो आपको आरबीआई के पास से डिपॉजिट करवाना ही करवाना होगा, कैश की फॉर्म में, सिर्फ कैश की फॉर्म में डिपॉजिट करवाना होगा, उसको सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो। क्या बोलते हैं इसको? कैश रिजर्व रेशो। इट मीन्स हम कह सकते हैं अब बचे हुए 95,000 से ही बैंक को, पीएनबी बैंक को अपना बिजनेस चलाना होगा। जी सर। फिर एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी या स्टैट्यूटरी, कुछ भी कह सकते हैं, स्टैट्यूटरी भी कह सकते हैं, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है? ये लगभग बेटा 19 से लेके 25% के आसपास होती है। इसको भी समझ लेते हैं। मैं पीएनबी के पास अगर 1 लाख रुपए जमा करवाता हूं, आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था 5% तो सीआरआर मतलब 5,000 रुपये तो निकल के आरबीआई के पास जमा हो गए। किसके नाम की? सीआरआर के नाम की। सर अब क्या होगा? इसी 1 लाख में से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आरबीआई की गाइडलाइंस है कि इसमें से कम, मान लो अगर बेटा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 20% है, कम से कम 20% आपको कैश की फॉर्म में या सिक्योरिटी की फॉर्म में, ध्यान रखिएगा बेटा एक बात, सीआरआर में हमेशा कैश फॉर्म हो सकता है,
लेकिन स्टैट्यूटरी एसएलआर के अंदर आपको कैश की फॉर्म में, सिक्योरिटीज की फॉर्म में, सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में या आपको गोल्ड की फॉर्म में ये पैसा अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा। ये पैसा अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा। इट मीन्स आपको या तो ये पैसा चेस्ट ब्रांच में जमा कराना पड़ेगा या ये पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। इस पैसे को आप फिलहाल यूटिलाइज नहीं कर सकते। ओ माय गॉड, यहाँ पे एक बात बड़ी खास है क्या, हमने पीएनबी बैंक को 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख में से 5,000 रुपए सीआरआर के निकल के आरबीआई के पास चले गए, 20,000 रुपए के आसपास निकल के एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में चले गए। तो बेटा अगर 25,000 रुपए यहाँ से चले गए, 25,000 रुपए यहाँ से चले गए तो बैंक के पास कितना बचा, 75,000। बैंक को इस 75,000 रुपए में अपना पूरा बिजनेस रन करना पड़ेगा, अपने सारे खर्चे निकालने पड़ेंगे जितना। सर एक बात बताओ, क्या सीआरआर और एसएलआर का बैंक के ऊपर कुछ इंपैक्ट आता है? जो समझदार बच्चे हैं वो 1 मिनट में समझ जाएंगे, बिल्कुल आएगा। अगर सीआरआर का रेशो बढ़ा दिया जाएगा, एसएलआर का रेशो बढ़ा दिया जाएगा, तो बेटा इसका इनवर्स रिलेशन होता है सप्लाई ऑफ मनी के साथ। ये 75,000 रुपये क्या है, इसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी या मनी का फ्लो। बेटा जितना ये बढ़ेगा उतना ये कम हो जाएगा। अगर कल को इन दोनों को बढ़ा के 30% कर दिया जाता है तो बैंक को अपना काम चलाने के लिए अब सिर्फ 70,000 रुपए बचेंगे। पहले कितने थे, 75,000 रुपए, अब कितने बचे, 70,000 रुपए। तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जितना सीआरआर एसएलआर का रेशो बढ़ता चला जाएगा बैंक के पास सप्लाई ऑफ मनी उतनी कम होती चली जाएगी। रिवर्स करो, जितना सीआरआर एसएलआर कम होता चला जाएगा उतना ही बैंक के पास सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता चला जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई, सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है? जी सर। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, सीआरआर सिर्फ कैश की फॉर्म में ही आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। एसएलआर में आप कैश में भी रख सकते हैं, गोल्ड में भी रख सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में पैसा रख सकते हैं। जी सर। सर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी सर क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी अगर मैं ये कहूँ बेटा, अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ से इसको कनेक्ट करें, अगर हम इसको पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करें, जब बच्चे के पास, हम सभी क्या हैं, बच्चे हैं, जब बच्चों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं खर्च करने के लिए, उनके पास जब पैसे का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारे पापा होते हैं वो हमारे ऊपर कंट्रोल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंट्रोल, ताकि बच्चा बिगड़ ना जाए। हमारे ऊपर क्या लगा दिए जाएंगे? रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएंगे ताकि बच्चा बिगड़ ना जाए। इसका रिवर्स करते हैं, जब हमारे पास खर्च करने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं होते, बहुत कम पैसे होते हैं, तो यही पापा जो पहले रिस्ट्रिक्शन लगाते थे हमें पैसा प्रोवाइड भी करने का काम करते हैं। अब भूल जाओ पापा और बच्चों को, आते हैं थोड़ी सी मॉनेटरी टर्म पे। आरबीआई को समझो पापा, आरबीआई को समझो क्या, पापा, और कमर्शियल बैंक को समझो बेटा बच्चे। कमर्शियल बैंक क्या है? बच्चे। सर जब कमर्शियल बैंक के पास मनी ऑफ सप्लाई, बड़े ध्यान से सुनते जाना बेटा, जब कमर्शियल बैंक के पास मनी ऑफ सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, पैसा खूब आ रहा होता है, तो कहीं ये इस पैसे का मिस यूटिलाइजेशन ना कर बैठें, तो आरबीआई जो पापा है वो इनसे सीआरआर और एसएलआर के रूप में रिजर्व बढ़ा देता है। इनकी मनी ऑफ, जैसे ये बढ़ेगा मनी ऑफ सप्लाई कम हो जाएगा, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। रिवर्स करो, लेकिन जब कमर्शियल बैंक के पास मनी ऑफ सप्लाई बहुत कम होती है, जब इनका बिजनेस बहुत नहीं चल रहा है, इनके पास पैसे की कमी होती है, तो ये क्या करते हैं बैंक, पापा क्या करेगा, एसएलआर की जो परसेंटेज थी और सीआरआर की जो परसेंटेज है इसको गिरा देगा। इसके गिरते ही मनी ऑफ सप्लाई बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? क्या किसी को पता बेटा ऐसा किया क्यों जाता है? मार्केट के अंदर जो मनी फ्लो है, पैसा ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो लोग खर्च ज़्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मार्केट के अंदर मनी का फ्लो अगर कम होगा तो डिमांड कम होगी तो लोग जरूरत की चीज़ें कम खरीदेंगे तो इन्फ्लेशन घटेगा। अल्टीमेटली मैं कहना चाहता हूं आपको, क्या आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एसएलआर सीआरआर जैसे क्वांटिटेटिव मेजर क्या करता है, मौद्रिक पॉलिसी के अंदर अपनाता है। चलिए बेटा आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ समझाया, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मौद्रिक पॉलिसी, एसएलआर एंड सीआरआर, बहुत इजी लैंग्वेज में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप मुझे 9999214155 पे कॉल करके अपने डाउट्स ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक जय हिंद जय भारत।